नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आ जाएगा आपके पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के पार्ट के अंतर्गत, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साथ ही साथ टीचिंग से जुड़े हुए जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम आपके हो गए, उसमें भी आपके जन और पर्यावरण यानी पीपुल एंड एनवायरनमेंट का पार्ट आपके सिलेबस में रखा जा रहा है। तो जितने भी टीचिंग से जुड़े हुए एग्जाम हैं उसके लिए भी आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस एक्ट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको आज के वीडियो में हम जानेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आप करेक्ट आंसर दे सकें। तो देखिए, इस अधिनियम की शुरुआत होती है आपके स्टॉकहोम से, यानी कि स्टॉकहोम है वो स्वीडन की राजधानी है, ठीक। और समय होता है आपका जून 5 से 17 के बीच, और ईयर होता है आपका 1972। तो ये जगह होता है और ये समय होता है, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस होता है किस पे? ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, यानी कि मानव और पर्यावरण के ऊपर, और जिसमें विश्व के बहुत सारे देश भाग लेते हैं, और जिसमें आपका हमारा भारत भी हिस्सा लेता है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य होता है वैश्विक समन्वय के साथ प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयास, यानी सभी को एक मंच पे लाया जाए और यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते हैं पर्यावरण के लिए उसको अपने अपने देश में जाके लागू कराया जाए। तो उन नियमों को लागू करने के लिए कहा जाता है सभी देशों से, लेकिन भारत में जो है इसके लिए कोई ठोस कार्य स्टार्ट नहीं किए जाते हैं। अन्यथा कुछ जो ट्रेजिडी थे बहुत ही प्रमुख, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी, ऐसे घटनाओं को हो सकता है कि रोक लिया जाता। तो बात आती है भोपाल गैस कांड की। आपका दिन होता है 2 दिसंबर 1984, और यहां पे क्या होता है, यहां पे एक फैक्ट्री होती है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की, और यहां पे एक रासायनिक गैस लीक होता है जिसका नाम होता है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक गैस यहां पे रासायनिक गैस लीक करती है, और रातों रात बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके आंखों में दिक्कत, उनको सांस लेने में परेशानी होती है, और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि जल्दी से जल्दी ऐसा एक एक्ट बनाया जाए जो कि इन सभी मुद्दों को देख सके। पहले ही कोई खतरनाक कंपनी है वो काम कर रही है, उसके पास खतरनाक अपशिष्ट हैं, गैसें आदि चीज़ें हैं, तो उनको कैसे पहले ही रोका जाए, समझाया जाए कैसे वो काम करेगी, इसके लिए सभी चीज़ें एक देखा जाए, एक कानून के अंतर्गत आ जाए। और साथ ही साथ क्या होता है, स्टॉकहोम का जो कॉन्फ्रेंस होता है उसका भी इनके ऊपर अब देखा जाए तो प्रभाव पड़ने लगता है। तो तत्काल ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट में एक बिल पेश करते हैं, और बिल पास हो जाता है आपके पार्लियामेंट में, और तारीख होता है 23 में 1986। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास हो जाता है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बिल 1986, और इस पे हस्ताक्षर हो जाता है आपके हमारे भारत के राष्ट्रपति का। अब क्या होता है, अब लागू कब हो जाता है ये बिल? तो भारत सरकार अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बिल में जो शक्ति भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए इसको लागू करता है पूरे भारतवर्ष में 19 नवंबर 1986 को। तो याद रखिएगा इस बिल को पास किया गया 23 में
1986 को, एंड इसको लागू किया जाता है पूरे भारतवर्ष पे, यानी कि ये इफेक्ट में आ जाता है 19 नवंबर 1986 को। ठीक, याद रखिएगा। और ये होता है एक अम्ब्रेला एक्ट, यानी कि ये जो एक्ट है, अधिनियम है, वो अंडर अम्ब्रेला एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। अब अम्ब्रेला एक्ट क्या है? अम्ब्रेला एक्ट देखा जाए तो कुछ छोटे जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट थे उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि वाटर एक्ट, और इसके सहयोग के साथ अन्य राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करने में देखा जाए तो सहायता मिलती है। तो इसलिए ये छोटे एक्ट का सहयोग लेके बनाया गया एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, तो इसीलिए ये अम्ब्रेला एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। अब क्या होता है, इस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसको देखा जाए तो 4 अध्याय, 4 चैप्टर एंड 24 सेक्शन या आर्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है। तो 4 अध्याय और आपके 26 याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इरर हो रहा है, 26 यहाँ पे सेक्शन रहेंगे। तो 4 चैप्टर एंड 20 आपके 6 सेक्शन हो गए, याद रखिएगा 26 सेक्शन रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें, इस एक्ट में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो है आपका इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण पर, और उसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका वाटर, आपका एयर, आपका लैंड, आपका मानव ह्यूमंस, आपके लिविंग बिगिंस यानी कि आपके जीवित जो प्राणियां हैं वो आपके आ जाएंगे, आपके प्लांट्स हैं, आपको आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि सूक्ष्म जीव जो हैं, और साथ ही साथ आपका इंटर रिलेशनशिप बिटवीन असेट्स यानी कि संपत्ति के बीच अंतर संबंध जो हैं वो इसके देखा जाए तो प्रमुख अधिनियम के अंतर्गत आ जाएंगे। साथ ही साथ आपके जो चैप्टर डिवाइड किए गए हैं वहाँ पे आपके 4 जो मेन चैप्टर हैं यहाँ पे हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स रखे गए हैं, तो उसमें भी बात होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस अधिनियम के जो इम्पोर्टेंट फोकस करने वाली बातें हैं वो, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इस जो एक्ट है 1986 में, इसमें खतरनाक फैक्ट्रियों के जो खतरनाक पदार्थ हैं, मैटर हैं, जो खतरनाक आपके मैटर्स हैं, पदार्थ हैं, वह उसके साथ पर्यावरण आपदाओं को भी स्पष्ट किया गया है इस आपके एक्ट में। दूसरा आपको याद रखना है कि खतरनाक प्रदूषण को रोकने के लिए एक्ट में नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक, अगला जो है आपको याद रखना है कि केंद्रीय सरकार को प्रदूषणकारी, जो प्रदूषण फैलाने वाले जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, को निर्देशित व बंद करने की इसमें शक्ति यानी कि पावर दी गई है। चौथा आपको पॉइंट याद रखना कि व्यक्तियों, कंपनियों के साथ सरकारी विभागों को भी इस आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया गया है। तो ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो आपके 4 चैप्टर हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चैप्टर 1 में आपको याद रखना है कि प्रथम अध्याय जो है उसमें धारा 1 के अंतर्गत पूरे भारत में इस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का विस्तार है, और इसी अध्याय के धारा 2 में यानी आर्टिकल 2 में पर्यावरण, प्रदूषण और परिसंकटमय पदार्थ यानी कि डेंजरस मैटर आदि शब्दों को परिभाषित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। साथ ही साथ केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति है उसको भी इस चैप्टर में और इस आर्टिकल में आपका उल्लेखित किया गया है। अगर दूसरे चैप्टर की अगर बात की जाए तो इसमें 4 धाराएं हैं, जिसमें धारा 3 पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तथा सुधार का उल्लेख करता है, तथा सरकार की शक्तियों व कार्य व आपके धारा 5 में पर्यावरण प्रदूषण के
विनियोजन यानी कि किसी बात को उपयोग में लाए जाने की क्रिया यानी कि प्रदूषण के विनियोजन करने हेतु नियमों का उल्लेख है, यानी कि चैप्टर 2 के अंतर्गत जो सेक्शन आ रहे हैं। अब चैप्टर 3 की बातें याद रखिए। आपके चैप्टर 3 में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण तथा आपके शासन से संबंधित चीजें उल्लेखित हैं आपके आर्टिकल 7 से 17 के बीच में, यानी धारा 17 से आपके 7 से 17 के बीच में उल्लेखित है। तथा इसी चैप्टर में दंड संबंधित कानून का जो प्रावधान बनाया गया है, प्रोविजन है, ठीक है, प्रोविजन है, उसका भी उस उल्लेख इसमें किया गया है। अब चैप्टर 4 की बात याद रखिए। अध्याय 4 में 18 से आपका 26 आर्टिकल है, जिसमें से कुल 9 धाराओं में कानून यानी कि लॉ का आपका वर्णन किया गया है और इसमें कानून, नए कानून बनाने का भी उल्लेख किया गया है। तो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके इसमें डिस्कस हो चुके हैं। आपको याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसके लिए काम करता है और इसके मुख्य इंपॉर्टेंट जो डेट हैं वो क्या हैं, इसकी स्टार्टिंग कब से हो रही है। ठीक, तो आज की वीडियो में हमें लगता है कि समय भी थोड़ा ज़्यादा लग गया और आप थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और इससे जुड़ा हुआ और भी सारे अभी मैटर हैं जिसके साथ हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो ज़रूरी होगा तो कमेंट करिएगा, तो आगे भी इस पार्ट पे एक नया वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।